नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड जाए। सिर्फ बीजेपी जो है वो कहती है कि हमें स्टेटहुड जब हमने कहा है जब हालात ठीक होंगे तभी मिलेंगे। हाल ही में फारूक साहब ने कहा है कि अगर सरकार जो है मोदी सरकार जो है सेंटर में जो सरकार बैठी हुई है, अगर वो हमें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं देती तो हम जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे साथ शेख बशीर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फारूक साहब के बयान को किस तरह से देखते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बशीर साहब। ये जो बयान आया है फारूक साहब का कि अगर सरकार केंद्र सरकार जो हमें स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं करती, हालांकि सभी पार्टियां कहती हैं स्टेटहुड मिलनी चाहिए, सवाए एक पार्टी जो है वो नहीं चाहती। वो तो आनाकानी कर दी है कि जब हालात ठीक होंगे तभी मिलेगी। इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल ही चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू से श्रीनगर गए, फारूक साहब भी जम्मू से श्रीनगर गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ जम्मू में राब्ता ऑफिस खोला जो कश्मीर में पहले ही चल रहा था। लोगों को ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन होने के बाद और गवर्नमेंट बनने के फ़ौरन बाद यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर होगी और जो इतने भी फैसले हैं वो लोगों की मंशा के मुताबिक होंगे। अब चूँकि 8 महीने गुजर गए हैं और अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे जब आए थे उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। तवक्का यही की जाती थी कि भाई ये करेंगे, बल्कि लगता है कि कुछ मामलात में कन्फ्यूजन हो गया है। ड्यूअल सिस्टम चल रहा है। एलजी साहब भी अपने दफ्तर से कुछ चीज़ें कर रहे हैं और उससे जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रही है। अब इस सिलसिले में फारूक साहब ने एक बयान दिया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम जी जल्दी ही स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो उसमें डिले कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री ये कहती है कि 5 अगस्त 2019 को जब हाउस के अंदर होम मिनिस्टर ने कहा कि हम जल्दी ही स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। उसके बाद जब कोर्ट के अंदर केस चला तो वहाँ भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ऑन रिकॉर्ड है कि चूँकि स्टेटहुड के मामले में गवर्नमेंट ने पहले ही एफिडेविट दिया हुआ है कि वो रेस्टोर करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको टच नहीं किया गया। तो अब चूँकि तब से बहुत कुछ हो गया और जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके जो डे टू डे इश्यूज़ हैं वो प्रॉपरली अभी हल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए आपने जो कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो इसमें नाखुश नहीं हैं। वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर वो भी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि भाई स्टेटहुड बहाल हो, लेकिन जो गिने चुने लोग हैं जो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हैं उनको उनकी ज़बान मतलब की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कहने की। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। उनकी कुछ थोड़ी सी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि एलजी साहब अननेसेसरी कुछ मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, तो लिहाजा वो भी महसूस करते हैं और बाकी लोग भी महसूस करते हैं। अब बशीर साहब, हाल ही में आपके किसी बड़े लीडर का जो है एक बयान आया कि एलजी जो है लोकतंत्र प्रणाली के जो चुनी हुई सरकार के उसके कामकाज में जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको यूटी का तजर्बा नहीं है। यूटी जो है एक अलग तरह का एडजस्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर में है इस वक्त। लोग उससे अब आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट जो है उनको आने लगा है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ये जो यूटी है इसमें एलजी साहब, चूँकि एलजी साहब इसमें डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं चल रहे। चुनी हुई गवर्नमेंट जो है जब फैसले करती है तो वो लोगों को लगता है उसमें क्रिटिसिज्म भी होता है। जी बिल्कुल। और लोगों को हक है, लेकिन एक ऑर्डर इधर से आता है, एक ऑर्डर इधर से आता है, कोई लॉ ऑर्डर के हवाले से आता है, कोई किसी तरह से आता है, तो वो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों का इसका अच्छा अनुभव नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को
पूरा स्टेट हुड रेस्टोर करके उनको मौका देना चाहिए कि अब आप कर लीजिए, आप जिम्मेदार हैं, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। जी जी। बशीर साहब, जब मोदी साहब आए थे कटरा में, जो है कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत को हरी झंडी, वहाँ पे स्पीच में उमर साहब ने कहा था कि जब मैं पहले था तब मैं चीफ मिनिस्टर था स्टेट का, अब मैं अभी कि ना जब ड्यूटी बनी है तो मेरा प्रमोशन जो है वो नीचे आ गया है और एलजी का ऊपर आ गया है, तो हम चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा इसके बारे में भी चलो कब हम देंगे, क्या है, यही कह देते कि चलो हालात ठीक होंगे तो हम देंगे, कुछ नहीं बोला। क्या कहें? देखिए, बहुत सी चीज़ें इस पर बहुत से सवालिया निशानात हैं कि वहाँ जो इवेंट हुआ उसमें इत्तेफाक की बात थी कि उसमें एलजी साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, सेंट्रल के रेलवे मिनिस्टर थे, मोदी जी थे, और उमर साहब ने एक मज़हिया अंदाज में ही उनको कहा कि मतलब क्या कि भाई इस तरह की बात है, जब मैं पहले चीफ मिनिस्टर था स्टेट का तो ये वहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे रेलवे के, वो बात उन्होंने की और प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिएक्ट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक इस चीज़ को समझती है कि मुश्किल नहीं, वहाँ उन्होंने कहा कि 70 साल लूटा, ये बार बार यही करते, जब कभी तो, कांग्रेस, कभी एनसी, कभी पीडीपी, ये तंज कर। अब ये जो चीज़ें हैं, जिस वक्त भी ये चीज़ें आपने, अगर आपको याद होगा कि जब इलेक्शन यहाँ असेंबली के हो रहे थे, पार्लियामेंट के हो रहे थे, तो बीजेपी और बीजेपी के लीडरों के बयानात किस तरह के थे जी। लेकिन जब लोगों ने मैंडेट दे दिया उसके बाद बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये होता है कि पावर जो होती है वो लोगों के पास होती है। लोगों ने पावर दे दी गवर्नमेंट को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कि आप हुकूमत चलाइए। अब बीजेपी चाहे या ना चाहे हुकूमत तो करनी है। अब जब हुकूमत करनी है तो बुनियादी तौर पे ऊपर तक जो है वो एक सिग्नल जाना चाहिए। लेकिन कोई किसी का सहारा ले रहा है, कोई किसी का सहारा ले रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन हो। लोगों के मसाइल को हल करने के लिए लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो छोटे छोटे इश्यूज भी हैं और बड़े बड़े इश्यूज भी हैं। जी जी। और उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब वो बनाने की कोशिश की जा रही है और हम ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में जिस वक्त पूरे वर्ल्ड में किस तरह के बने हुए हैं, और आपने रिसेंटली देखा यहाँ भी जो पहलगाम के बाद हालात हो गए वो अच्छे नहीं रहे। लोगों की इकॉनमी जो है वो शटर होकर रह गई है। बशीर साहब, एक सवाल और भी है कि एक बयान उमर साहब का ये भी आया कि हुकूमत तो हमारी है पर ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कामकाज तो ब्यूरोक्रेसी ने करना है, ठीक है, डायरेक्शन देते हैं, वो सुनते ही नहीं है। ये अजीब सा तमाशा बन गया। उमर साहब का बयान ये था कि जब मैं पहले चीफ मिनिस्टर था स्टेट का तो मेरे पास अगर कोई एक अफसर आता था उससे मैं बात करता था तो वो मुझे 10 किस्म के ऑप्शन देता था कि जनाब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज जब मैं उसी अफसर से बात करता हूं तो वो 20 किस्म के एक्सक्यूजेज मुझे देता है, बहाने बनाता है। बिल्कुल। तो वो चूंकि इसलिए हो रहा है कि एक कॉर्नर से एक डायरेक्शन आती है, दूसरे कॉर्नर से दूसरी डायरेक्शन आती है। ये एलजी से अलग से आती है तो वहां से वो सारे लोग भी समझते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो है ये किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का मुतबादल नहीं होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को देख लिया है 5 साल लोगों ने, और इसीलिए 5 साल के बाद लोगों ने 5-6 साल के बाद लोगों ने चुनाव करा के वोट दिया है ताकि लोगों को चुनी हुई सरकार फैसला करे। और इसमें जो ये महीने 5-6 महीने 7 गुजरे हैं इनमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं। कुछ डिसीजन जो इसी का जो एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस की वजह से उमर साहब ने ये बात की है। और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है जिन्होंने ये वादा किया है वो इस वादे को, आपको याद होगा जी, उसी जलसे में उमर साहब ने कहा कि हमें भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करेंगे। अब जो उन्होंने पार्लियामेंट में भी किया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी किया है कि हम जी रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड को, और उसके बाद चुनी हुई सरकार को ये मौका मिलना चाहिए कि वो उनके लोगों के मसले हल करे। बशीर साहब, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है सेंटर में है वो स्टेटहुड देने को तैयार है? क्योंकि वो कोई ना कोई बहाना बना के
इसको टाल रही है। आपको लगता है स्टेटहुड जो है देखिए वो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। हम उम्मीद इसलिए रखना चाहते हैं कि लोगों उनको अगर पास है लोगों की मैंडेट का तो उनको ये करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, अगर वो इसके बावजूद, तो फिर हम ये समझेंगे कि वो डेमोक्रेसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। एलजी साहब भी जो फैसले ले रहे हैं वो ये नहीं समझते हैं, एलजी साहब ने जो हुकूमत की वो अफसरों पे की ना, लोगों के दिलों पे नहीं की। अगर वाकई कुछ हुआ होता तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका ही नहीं मिलता आज यहाँ आने का। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर मैंडेट दिया उन लोगों ने तो वो एलजी की मौजूदगी में दिया ना। और बशीर साहब क्या जो है कोर्ट का दरवाजा अगर नहीं देते तो कोर्ट का दरवाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी खड़काएगा कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसके लिए जाएगी आगे? फिलहाल तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सफर कर रही है, और ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं हम समझेंगे कि उसमें जो जिसका भी साथ होगा, के लोग भी तो सफर कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अपोजिशन के दूसरे लोग हैं, कांग्रेस के हैं दूसरे, वो भी तो यही कह रहे हैं। आप रोज सुनते हैं बयान, वो भी कहते हैं कि स्टोर करो। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो भी कहते हैं, बयान सुनते होंगे आपको। यहाँ जो एजेंसियाँ जो लोग काम करते हैं यहाँ जम्मू के आसपास या कश्मीर में, वो भी कहते हैं। अब जिनको इससे तकलीफ होती है कि नहीं जी वो नहीं होना चाहिए, वो डर रहे हैं कि बहुत सी चीजें जो 5-6 वर्षों में हुई हैं यहाँ वो बाहर आ जाएंगी। जी बिल्कुल। और वो बाहर इसीलिए फिर वो उसको वो पर्दे में रखना चाहते हैं। तो कितने देर में रखेंगे? बिल्कुल। आज नहीं तो कल इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी नहीं थी, स्टेट थी। जम्मू कश्मीर को स्टेट से तोड़ के यूटी बनाया गया है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो किसी और जगह हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो तजर्बा करके देखा, बज़ाहिर कोई ऐसी सिचुएशन तो पैदा हुई नहीं है। तो अब समझते हैं कि जो अगर नहीं करते हैं तो फिर ये यही तस्वर किया जाएगा कि ये डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं करते। अभिषेक साहब एक सवाल और भी है कि जिस तरह से ये लगातार मोदी सरकार जो है वो इस तरह की बातें कर रही हैं, और ये एक दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि एनसी सरकार ने इतने महीने हो गए कोई काम नहीं किया लोगों का। ये रिपोर्ट कार्ड क्या, जिस तरह से अभी हाल ही में डिप्टी सीएम ने भी बताया कि हमने ये कहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पहली चीज़ ये है कि 2014 के बाद 2025 में इलेक्शन हुए तो असम्बली के, तो इस दौरान जो जम्मू कश्मीर के अंदर इश्यूज पैदा हो गए, वो इश्यूज जो हैं ये 6 महीने में जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर बहुत से इश्यूज के ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसमें हैं वो तो कर लिया। मिसाल के तौर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला किया कि औरतों के लिए मुफ्त बसेस हों। जी बिल्कुल। तो इम्प्लीमेंट कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजर्वेशन के ऊपर सब कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आ गई जी। अब उसके ऊपर फैसला होना है, आ जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेली वेजेस के ऊपर कमेटी बना दी है, और उसको क्या नाम है, कल भी उमर साहब ने तकरीर में कहा कि अगर हमको ये लिंगरानी करना होता तो हम कहते हैं कि इनको डेट पे डेट बढ़ाते, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया और वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो अब जो इश्यूज हैं अदर देन दिस, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, तहसील लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो एक प्रोसेस है। अब 6 महीनों में एक तो बजट अजलास किया, बजट पास हो गया। बजट पास होने के बाद हमें पता लगा कि किस मद में कितना पैसा है। जी जी। जो मिनिस्टर्स हैं वो उस पर लगे हुए हैं कि उसके ऊपर वो एक सवाल मैं आपको रोकूंगा। जिस तरह से एक मुद्दा निकल के आया नायब तहसीलदार का भर्ती वाला, जो उर्दू कंपलसरी है, तो जब एलजी की सरकार थी उन्होंने डायरेक्शन दी थी सभी डीसी को कि जितना भी रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो उसको डिजिटलाइज करो। ठीक है। अब वो सारा रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में डिजिटलाइजेशन किया गया है जी। अब ये जो इशू लेकर आए, हालांकि ये इशू जो है क्योंकि महाराजा के टाइम में ये जो है उर्दू जहाँ की ज़बान थी और मतलब स्टेट की ज़बान थी। अब ये जो विरोध हो रहा है कि ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या? देखिए पहली चीज़ ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा गुलाब सिंह ने जब ये इस रियासत का वजूद कायम किया तो
फारसी थी, पर्शियन थी। वो पर्शियन रणवीर सिंह के ज़माने में भी थी। प्रताप सिंह ने पर्शियन के बदले उर्दू लाया, तो लंबा अरसा हो गया। अब उर्दू हर एक तबके का बंदा उर्दू पढ़ता था। यहाँ उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी थी जी। अब उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड या जितना भी रिकॉर्ड है, फॉरेस्ट है, रेवेन्यू है, पुलिस है, वो सारा रिकॉर्ड उर्दू में है, टन्नू के हिसाब से। बिल्कुल। अब अगर आप उस रिकॉर्ड के ऊपर किसी नॉन उर्दू वाले को बिठा देते हैं तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, जी जी। क्योंकि वो रिकॉर्ड या आप उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितनी अगर कहीं दिक्कत आती है। अगर दिक्कत थी तो फिर डिजिटलाइजेशन सारी जुबानों में होना चाहिए था। अच्छा, या तो फिर वो सब जबानों में करते। अब जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, ये उर्दू जबान जम्मू कश्मीर में अदरवाइज ही कंपलसरी है। ये चूंकि उर्दू का ही कंपलसरी रहा, तो उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार को अगर हिंदी वाला बनाएंगे या दूसरी अंग्रेजी वाला बनाएंगे तो वो करेगा क्या, उसको तो समझ नहीं आएगा। अगर कोर्ट में कुछ केसेस हैं, उनको रिकॉर्ड की जरूरत होती है तो वो ट्रांसलेटर मंगवाते हैं। अच्छा, ट्रांसलेटर जो है वो जब सही मेनू में अगर ट्रांसलेट नहीं होता तो फैसला गलत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कहूँगा इनको कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी को हर एक लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। हमको बीजेपी वालों को अंग्रेजी से कोई शिकायत नहीं। हाँ। अभी होम मिनिस्टर ने किसी बयान में अभी कल ही सुन रहा था, उसने किसी कहा जी कि आप जो अंग्रेजी बोलेगा तो उसका बेटा फर करके अंग्रेजी बोलता है। हाँ, तो अब अगर वाकई है तो फिर उसको क्यों नहीं समझाते। अच्छा, इसी तरह दूसरी बात मैंने देखी कि प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाता है तो उसको वो लगा होता है कान में, वहां से वो अंग्रेजी बोलता है, हालांकि बेचारा मेरी तरह शायद ज्यादा अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी वाले जो हैं किसी लैंग्वेज को इशू मत बनाएं। पंजाब के अंदर जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, बंगाल में हैं, साउथ में हैं, उनको जो मर्जी पढ़ना है पढ़ लें, और उसकी जो मर्जी है वो करे, वो मार्केट में आके आएगा। और दूसरा ये है कि वर्ल्ड के अंदर जब चलना है तो वर्ल्ड के अंदर जो एक दूसरे के साथ बात करने का जो है वो तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी है, बिल्कुल। और सारा रिकॉर्ड आपका पूरा पार्लियामेंट के अंदर जो रिकॉर्ड है उर्दू में नहीं है, अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का इशू करके आप कोई फायदा नहीं दे रहे बल्कि नुकसान कर रहे हो। और अगर आप साइंस को ले लोगे तो साइंस के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसी और जबान में है ही नहीं, अंग्रेजी में है। तो गोया आप अपने बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हो, वो इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें जो आपने की हैं, ये शायद इनकी कम अक्ली है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।